yesterday's class we have discussed about primary bronchus, secondary bronchus and tertiary bronchus. तो आज इसको चीज को रिपीट नहीं करते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। तो टर्शियरी ब्रोंकस के आगे ब्रोंकस का जो छोटा भाई है, जिसको हमने प्यार से क्या कहा, ब्रोंक्यूल। ठीक है, तो लंग्स के तीनों लोब्स में बराबर बराबर ब्रोंकस डिवाइड होके टर्शियरी ब्रोंकस तक पहुंच जाता है। यस, yesterday I was explaining, suppose that लंग्स में प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होने के बाद, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होने के बाद और छोटे छोटे सेगमेंट्स में पहुंचने के लिए टर्शियरी ब्रोंकस भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद देखना, अगर टर्शियरी ब्रोंकस के बाद ये एक छोटा सा नीचे ब्रोंक्यूल आ रहा है और इसके पहले ये क्या होगा, सपोज करके चलो हाँ, यहाँ पर ये एक टर्शियरी ब्रोंकस था। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, मानकर चलो दिस इज माय एल्वियोलर सैक। छोटे छोटे अल्वियोलाई हैं, ये पूरा अल्वियोलाई का बंच है जहां तक ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा, पूरा बंच है। ये किससे जुड़ा हुआ होगा, कोई एक डक्ट से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, इसको मैं अल्वियोलर सैक कहूंगा और एक छोटे से सेगमेंट को, एक चीज को मैं क्या कहूंगा, ये पूरा ग्रेप्स का गुच्छा है, पूरे गुच्छे को मैं अल्वियोलर सैक कहूंगा और फिर इस सिंगल एक को मैं अल्वियोलाई कहूंगा या अल्वियोलस कह सकते हो। अब इसके ऊपर क्या होगा, अल्वियोलर डक्ट। ये किससे ज्वाइंट हो रहा होगा, एक ब्रोंक्यूल से ज्वाइंट हो रहा होगा। तो सपोज दैट ऊपर से एक ब्रोंक्यूल आ रही थी, एक बार जो नए आते हैं वो YouTube पर वीडियो देख लीजिए करिए कि कैसे जूम को एक्सेस करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसमें छोटे छोटे क्या रहेंगे, बहुत सारे अल्वियोलाई रहेंगे, या मैं उसको अल्वियोलस भी कह सकता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पर और एक ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यस्टरडे आई वाज एक्सप्लेनिंग यू एग्जांपल कि रेनकोट में, बारिश में रेनकोट लगाना जरूरी है, सही है, बट क्या रेनकोट से पूरी बॉडी कवर अप करना जरूरी है? यहाँ पर हम डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो रेनकोट में पूरी बॉडी को कवर करना जरूरी है, पर बॉडी का वो हिस्सा कवर अप करना जरूरी नहीं है जो हमारे लिविंग थिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि आंखों से देखोगे तो वो चीज बारिश में कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर बाइक से अपने बाइक पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, आपको एक्सेलेरेटर ग्रैब करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको रेनकोट की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, नोज में भी आपको रेनकोट की जरूरत नहीं है। तो यहाँ मैं इससे क्या समझाना चाहता हूँ, अच्छे से देखना। अगर ये मेरा अल्वियोलर सैक है, दिस इज माय अल्वियोलर सैक, एक इंडिविजुअल अकेले को मैं क्या कहूंगा, अल्वियोलाई। ठीक है ना, जैसे अंगूर का गुच्छा, एक अकेले को अंगूर। अल्वियोलर सैक का पूरा गुच्छा है, बंच है, एक अकेले को अल्वियोलाई। ये जो डक्ट इसको लेके आ रही है यहाँ तक, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्वियोलर डक्ट, अल्वियोलर डक्ट। ठीक है ना, अब देखो अच्छे से, ये तीनों जो अल्वियोलर सैक है, 1 2 3, मैंने 3 बनाए हैं, ऐसे तो बहुत रहते हैं, बट जो मैंने 3 ये अल्वियोलर सैक बनाए हैं, इसको लाने वाला कौन, अल्वियोलर डक्ट। उसके ऊपर क्या होगा फिर, इसके ऊपर था ब्रोंकियोल। ठीक है ना, और ब्रोंकियल के ऊपर क्या था, ब्रोंक्यूल के ऊपर उसका बड़ा भाई ब्रोंकस। ठीक है, तो यहां से मैं डिवीजन स्टार्ट कर सकता हूं कि यहां से बहुत सारे ऐसे न्यूमरस अलग अलग, ये पूरे मेरे टर्शियरी ब्रोंकस होंगे। और उसके ऊपर सभी किससे ज्वाइंट हुए थे, उसके ऊपर ये दोनों कॉमन आए होंगे। सभी किससे आए होंगे, ये दोनों ज्वाइंट हुए रहेंगे। सपोज करो कि ये और ये एक कॉमन ट्यूब में ज्वाइंट हो गए सभी। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम होगा सेकेंडरी ब्रोंकस। ठीक है, और उसके पहले प्राइमरी। 3 अलग अलग लोब्स में आए होंगे, मैं कोई एक लोब कंसिडर करके चल रहा हूँ। तो ये पूरा किसके अंदर एंक्लोज होगा, लंग्स के अंदर। पॉइंट टू फोकस इज दैट, जो मेरा एग्जांपल है कि ट्रैकिया से लेकर, ट्रैकिया में सी-शेप कार्टिलेज, ट्रैकिया से लेकर ब्रोंकस तक ही कार्टिलेज रहता है, ब्रोंकस के आगे कार्टिलेज नहीं रहता। मानकर चलो अगर ट्रैकिया से लेकर पूरे आगे पार्ट देखें, ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ट्रैकिया। उसके नीचे देखो तो प्राइमरी ब्रोंकस, उसके नीचे देखो सेकेंडरी,
उसके नीचे टर्शरी, फाइनल, इतने पार्ट आ गए। तो मैं कह रहा हूं टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सॉरी ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन सभी में कार्टिलेज रहता है। मतलब यहां से लेकर अगर आपकी यहां तक बॉडी है तो इस पूरे हिस्से में रेनकोट रहना जरूरी नहीं है। रीजन, जैसे आपका आइस फंक्शनल था, वहां पर रेनकोट रहना एसेंशियल नहीं है, वहां प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां प्रोटेक्शन हो गया तो जिंदगी ही अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी, लाइफ ही अनप्रोटेक्टेड हो जाएगी अगर देखने नहीं मिलेगा तो वहां रेनकोट नहीं रहेगा। ठीक इसी तरीके से ट्रैकिया में आपको कार्टिलेज लगाना है, लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक बड़ा सा ट्यूब है जहां पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। प्राइमरी ब्रोंकस में भी गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है। ये रास्ता है स्कूल का जहां पर पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये स्कूल के या ट्रैकिया, ये स्कूल के वो हिस्से हैं जहां पर नो स्टडी। तो क्या इस रास्ते में आपको किताब खोलना जरूरी है? आप किताब बंद रख सकते हो। जिस वक्त आप फंक्शनल एरिया में चले गए यानी कि क्लास, तब आप किताब खोल सकते हो। और किताब बंद और खोलने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि किताब अगर बंद है का मतलब समझो कि वो एरिया कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड है। ठीक है ना, किताब बंद का मतलब वो एरिया कार्टिलेज से प्रोटेक्टेड है। किताब खुल गई का मतलब कार्टिलेज खुल गया। तो कार्टिलेज का रहना मतलब किताब का बंद रहना। किताब बंद है, कार्टिलेज बंद है, मतलब कार्टिलेज लगा हुआ है। और उस चीज को, उस एरिया को, उस ट्यूब को, उस डक्ट को प्रोटेक्टेड करके है कार्टिलेज। क्यों? क्योंकि इस वक्त उस एरिया में ऑक्सीजन बाहर निकलकर ब्लड में जाकर नहीं मिलने वाला है। मतलब अगर आप अपनी बैग में स्कूल की बुक्स बंद कर रखे हो इन द ऑन द गेट ऑफ द स्कूल, देन लिटरली नो वन विल केयर इफ यू विल नॉट ओपन योर बुक। क्यों? उस गेट पर स्कूल के बुक की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। इफ ट्रैकिया से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल रहा है, तो नेचर ने इसलिए ही तो वहां पर कार्टिलेज लगाया है। क्यों? क्योंकि ट्रैकिया के बाहर कोई ब्लड नाम का जानवर नहीं बैठा है, लाओ मुझे ऑक्सीजन दो, या ब्लड नाम का भूखा इंसान कोई बैठा नहीं है, जल्दी ऑक्सीजन दो, मुझे लेके जाना है टिश्यूज के पास। तो ट्रैकिया के पास कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि वो रास्ता है स्कूल का। ऐसे समझ, तो स्कूल का रास्ता है, वहां पर बुक्स खोलोगे क्या? बिल्कुल नहीं। ग्राउंड पर जाओगे, फिर अपने बास्केट रखोगे कहीं पर, फिर जाकर क्लास में एंटर करोगे ना। उसी टाइप से ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस एंड टर्शियरी ब्रोंकस, इसमें कार्टिलेज, सब में कार्टिलेज होते हैं तीनों रास्तों में। ब्रोंक्यूल से आगे क्या आता है वो देखो। देखो ब्रोंक्यूल से आगे क्या है, वो जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड से कंपेयर कर लो। अब इसके ऊपर क्या होगा? इसके ऊपर प्राइमरी होगा, समझ रहे हो ना? तो देखो हम कहां तक पहुंच गए? ब्रोंक्यूल्स तक। एक सेकेंड, हाँ राइट। तो ब्रोंक्यूल्स के आगे अब क्या आता है? ब्रोंक्यूल्स के आगे आएगा सर अब अल्वियोलर डक्ट। ठीक है, उसके आगे अल्वियोलर सैक। तो क्या अल्वियोलर डक्ट में या क्या ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज रखने की आवश्यकता है, जरूरत है? नहीं सर, ब्रोंक्यूल्स और अल्वियोलाई वो स्कूल का क्लास है जहां पर पढ़ाई होती है। सर वहां पर किताबें बंद नहीं रहना चाहिए, वहां किताबें खुलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर एक्सप्लेन करता है कुछ चीज, तब अगर किताब नहीं खोल के रखेंगे तो लिखेंगे कहां पर? क्लियर है? तो लंग्स के बाद, लंग्स में जैसे ही ट्रैकेट टूटता है, सॉरी लंग्स के पहले जब ट्रैकेट टूट जाता है प्राइमरी ब्रोंकस में, उसमें नेचर ने कार्टिलेज लगाया, क्योंकि बाहर ब्लड बैठा नहीं है। तो ऐसा समझो, ब्रोंकस आप हो, आप बच्चे हो, बी से ब्रोंकस आता है, बी से बच्चे आते हैं, ऐसा समझो। So you are child. So the child will not open the book when he is not entered in the class, because there is no need for opening the book because teacher is absent. Indirectly प्राइमरी ब्रोंकस बोलता है कार्टिलेज लगा दो, ब्लड यहाँ पर नहीं है, यहाँ डिफ्यूजन होगा नहीं, यहाँ कोई नहीं है ऑक्सीजन लेने वाला, जरूरत नहीं है यहाँ पर कार्टिलेज, जरूरत नहीं है मुझे कार्टिलेज हटाने की, मेरा कवच लगे रहने दो, किताबें बंद रहने दो। जैसे आप नीचे नीचे आ रहे हो, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, सब में कार्टिलेज लगा रहेगा। नाउ द ब्रोंक्यूल से, अब अगर यहां देखो ना, मैं दिखाता हूं,
सेकेंडरी में कार्टिलेज रहेगा, पूरे कार्टिलेज रहेंगे यहाँ पर। क्यों? दे वांट टू प्रोटेक्ट द लंग्स। लंग्स का जो ट्यूब्स है उनको प्रोटेक्ट करके रखना है, इसलिए नेचर ने बोन की जगह क्या लगा दिया है? कार्टिलेज लगा दिया है। ठीक है, राइट। तो इसमें टर्शरी में है, यस। टर्शरी के आगे भी नाउ ब्रोंकियोल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। मतलब ब्रोंकियोल के दो पार्ट नहीं है, ब्रोंकियोल के दो हिस्से हैं, ऊपर वाला एक और नीचे वाला एक। दरअसल जहां पर रेस्पिरेशन होता है या जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है वो नीचे वाला पार्ट। मतलब यहां से ब्लड का जाल इसके ऊपर ऐसे बिखरने लग जाता है, ठीक है ना। तो यहां से दरअसल असलियत में ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में जाएगा और ब्लड इसको ट्रेवल करके लेके जाएगा। सो सिंपल इज दैट, एक खेत है और एक थ्रेशर है। खेत से अगर किसान ने अपना पूरा धान काट लिया है और उसको बोरे में भर लिया है और थ्रेशर कहीं खेत से दूर रखा हुआ है, तो अगर उसको अपने उस थ्रेशर से अपने धान से गेहूं को अलग करना है अच्छे से, अगर उसको अपने गेहूं से, उस धान से गेहूं के बीज को, व्हीट के बीज को या ट्राइटिका मैक्सिमम के बीज को, सीड्स को अलग करना है, तो क्या वो खेत से ही अपनी बोरी खुली लेके जाए? पैक करके लेके जाए, अच्छे से दबा कर लेके जाए। क्यों? क्योंकि थ्रेशर कहीं दूरी पर है। रास्ते में अगर वो धान गिर जाता है तो उसको बहुत दिक्कत होगी और उसको नुकसान भी होगा। इसलिए वो खेत में से ही सब धान को काट लेगा और उसको अच्छे से बोरी में बंद कर रखेगा। ट्रैकिया के पास ब्लड है ही नहीं कि ला तू ऑक्सीजन दे दे, तो ट्रैकिया ने सोच लिया अच्छे से कार्टिलेज लगाओ ताकि ऑक्सीजन यहां से बाहर ना निकल पाए। प्राइमरी ब्रोंकस ने भी वही भाषा का उपयोग किया कि मेरे पास भी ट्रैकिया लगाओ, मेरे पास भी कार्टिलेज लगाओ और पूरा कंप्लीट लगा देना मेरे पीछे इसोफेगस में। उसमें नेचर ने कंप्लीट लगा दिया। क्यों? ब्लड नहीं है बाहर, मुझसे ऑक्सीजन लेने के लिए ब्लड बाहर नहीं है। या फार्मर को पूछो कि आप क्यों बोरी बंद कर लेके जा रहे हो, वो क्या जवाब देगा? यहाँ पर थ्रेशर नहीं है ना, यहाँ धान में से गेहूं के दाने नहीं निकल सकते हैं, तो यहाँ बोरी खोल के मतलब क्या है? बोरी को पैक रखता हूँ, तो वो धान बोरी में एनक्लोज करके रखेगा, पैक में एनक्लोज करके रखेगा। ठीक उसी प्रकार से प्राइमरी ब्रोंकस में भी ऑक्सीजन है, सेकेंडरी में भी ऑक्सीजन है। इन कंसिडर ऑक्सीजन नहीं, एयर है, बट ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है, इसलिए वी आर कंसिडरिंग इट एज ऑक्सीजन इज कमिंग फ्रॉम द एयर, राइट। बट अलग भी गैसेस आ सकती है। अगर धुआं चल रहा है या ट्रैक्टर चल रहा है या कोई जनरेटर चल रहा है तो उसका भी धुआं आपके नोज से जाता है ना, वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, बट वो ब्लड लेता भी है, इसलिए आपको कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी होती है, उसको बाद में देखेंगे। बट इन जनरल ब्लड तो ऑक्सीजन ही लेता है। ऑक्सीजन तीनों एरिया में, प्राइमरी में भी, ट्रैकिया में भी जा रहा है, सब जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट यहां से डिफ्यूजन नहीं होता है। पूरे रास्ते में फार्मर के पास बोरी में धान है और उसने खोला नहीं है। क्यों? उसको पता है थ्रेशर यहाँ नहीं है, यहाँ पर यहाँ ये धान, गेहूं इस धान से अलग होगा ही नहीं। कहाँ होगा? जहां पर वो थ्रेशर रखा हुआ है वहीं पर वो धान से गेहूं अलग होगा। तो जैसे ही ब्रोंक्यूल्स आता है, ब्रोंक्यूल्स या उसके आगे का पार्ट, ये इतना, ठीक है, यहाँ से जितना पार्ट नीचे चला जाता है लंग्स में, जहां पर एक्चुअल में ब्लड से ऑक्सीजन निकाल कर, सॉरी, ये अल्वियोलस से ऑक्सीजन निकल कर ब्लड में बैठेगा, तो असली थ्रेशर तो यहाँ फिट होके हैं। तो रास्ते में गेहूं की बोरी खोलकर मतलब क्या है? तो वहां पर बोरी या सैक नाम का कवर लगाया गया था, पर कितना यहाँ पर कार्टिलेज नाम का कवर लगाया गया है ताकि ऑक्सीजन बाहर नहीं निकल सके। बिकॉज कार्टिलेजियस is the small brother of bone. Bone is the hard, cartilage is lesser hard, but still it is hard. ठीक है, बहुत hard नहीं है, राइट? गाना मत गा लेना। So the 3 areas, trachea, primary, 4 areas, trachea, primary, secondary and tertiary are all covered by the cartilaginous ring, but bronchioles are not covered up by the cartilaginous ring. Why? Because the area should be protected. So sir, एक चीज समझ में नहीं आ रही, कौन सी? यहाँ पर कार्टिलेज ने रिजिडिटी देकर रखी कि तू संभल कर रहे, तू ये मत हो जाना, कमजोर मत हो जाना। मानकर चलो अगर एक बलून है, ठीक है, मेरे पास था, अगर एक बलून है, उस बलून को आप बार बार फुगा रहे हो और उससे एयर बाहर निकाल रहे हो। अगर आप बार बार उसमें हवा डाल रहे हो और फुगा रहे हो और फिर हवा निकाल रहे हो, करके देख लेना,
20 बार करके देखो। पहले बार जैसे बलून था ना वैसा 20वें बार नहीं रहेगा। कंपेयर कर लेना। द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर फीलिंग द एयर इन द बलून, उसका पूरा नेचर देख लो, बलून का मेम्ब्रेन देख लो, टफनेस देख लो, रिजिडिटी देख लो, कितनी एयर जाती है वो देख लो, कितने देर तक बलून रह सकता है वो देख लो, सब कुछ चेक कर लो। और 20, 25, 30 बार ये प्रोसीजर रिपीट करने के बाद देख लेना उस बलून की क्या हालत होगी। क्या उसमें अब भी उतनी क्षमता है? नहीं होगी उतनी। तो सर ये तो 20-25 बार नहीं, ये तो जिंदगी भर एयर अंदर लाएगा और बाहर लेकर जाएगा। सर मैंने टर्शियरी ब्रोंकस तक समझ गया कि टर्शियरी ब्रोंकस तक कार्टिलेजेस है, तब कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई संभाल कर रखा है आपको। समझ रहे हो? जैसे अगर एक ब्रिज जा रहा है और ब्रिज में ऊपर से रोप्स लगी हुई है, तो जहां तक ब्रिज में रोप्स लगी हुई है ना, वहां तक आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वहां तक वो झूला या वहां तक वो ब्रिज, वहां तक वो पुल रोप से संभाला हुआ है। जिस वक्त आप उसके आगे जाओगे और जहां रोप्स आपको नहीं मिलेगी, तब आपको घबराने की जरूरत है। ठीक इसी तरीके से यहां ऑब्जर्व करना, टर्शियरी ब्रोंकस तक कार्टिलेजर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पर ब्लड नहीं है। ब्लड कहाँ है? ब्रोंकस के आगे जहां ब्रोंक्यूल आता है, यहाँ से ब्लड कैपिलरी इसके ऊपर खाने लग जाती है। अरे लाओ ऑक्सीजन लाए हो, हमारा अप्रिय भोजन लाओ, डोनेट करो जल्दी, हम लेके जा रहे हैं टिश्यूज के पास। क्यों? क्योंकि वहां ग्लूकोज नाम का एक सब्सटेंस बचा है, उसको फोड़ना है। समझ रहे हो? तो bronchioles are not covered up by cartilages. Alveolar duct is also not covered by cartilage. Alveolar sac वो भी नहीं रहेगा, alveoli एक भी नहीं रहेंगे। क्यों? आप खुद ही लगा लो। चलो एक alveoli पर कार्टिलेज लगाकर देख लो। अगर इस पर कार्टिलेज लगाओगे ना, तो आपको कार्टिलेज का नेचर पता है किस टाइप का। दो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, बट स्टिल इट इज कार्टिलेज, इट इज हार्ड। तो अगर कार्टिलेज यहाँ लगाओगे और यहाँ से ऑक्सीजन मानकर चलो, इस पूरे को मिटाकर सिर्फ एक अल्वियोलाई हम समझ लेते हैं, राइट? ये पूरा एक अल्वियोलाई कंसिडर कर लेते हैं। ये एक अल्वियोलाई है, क्या आ रहा होगा ऊपर से? सर हमने सांस ली, ठीक है, ऑक्सीजन नोज में से गया, फारेंक्स, लारेंक्स, लारेंक्स से प्राइमरी ब्रोंकस, और ये एक लंग में एंटर हो गया। जिस वक्त लंग्स में एंटर हुआ 3 लोब होंगे, कोई एक लोब में ऑक्सीजन चला गया। ऑक्सीजन यहां से बाहर नहीं जा सकता, बिकॉज द रिजिडिटी ऑफ द ब्रोंकस इज मेंटेन्ड बाय द कार्टिलेज। So cartilage will not prevent the loss of the air, or it will provide the rigidity to the bronchus. जैसे जैसे ऑक्सीजन नीचे आ रहा है, लाओ यहां तक आ गया ऑक्सीजन, O2 O2 लिखा है मैंने, ठीक है, जिसको नहीं दिख रहा है O2, ऑक्सीजन नीचे ट्रेवल कर रहा है। टर्शियरी ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल में जब ऑक्सीजन आ जाता है, तब यहाँ एक भी कार्टिलेज नहीं रहता है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जब यहाँ से यहाँ आएगा O2, अब वो कहाँ डिफ्यूज करेगा? This O2 will get diffused, right? This O2 will get diffused inside the blood capillary. ये ब्लड होगा जिसमें आपको पता है आरबीसी नाम की ट्रक रहती है। ऑक्सीजन यहाँ से निकलकर यहाँ बैठेगा, तो मैकेनिज्म बाद में देखते हैं, बट ऑक्सीजन को तो यहाँ तक आना है। सर ये एक मेरा बलून हो सकता है? हाँ सर, यही बलून में हम ऑक्सीजन भर रहे थे, करेक्ट है सर। यहाँ से लाइफ टाइम यहाँ से ऑक्सीजन इधर जाएगा और CO2 इधर जाएगा, तो इसका नेचर तो जैसा है वैसा का वैसा लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा ना। ट्रैकिया का नेचर जैसा है वैसे का वैसे रहेगा। रीजन सर, कार्टिलेज इज सपोर्टिंग द ट्रैकिया। जहां पर पुल रोप से बंधा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसकी परेशानी नहीं है, उसके बारे में छोड़ देना बेहतर होगा। जहां पर पुल में रोप नहीं है उस रीजन के बारे में सोचो। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कार्टिलेज है, छोड़ दो, सपोर्ट कर लेगा। बट जिस एरिया में कार्टिलेज नहीं है और वहां ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन निकलकर यहाँ से आरबीसी में बैठेगा और CO2 यहाँ से निकलकर इस अल्वियोलाई में जाएगा, CO2, ठीक है। CO2 यहाँ से निकलकर इसमें जाएगा, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। तो आपने भी तो वही किया है, बलून के अंदर एयर भरी है और पूरा उसको रिजिड कर दिया, और उस थोड़ी देर बाद बलून एयर निकाल ली। जितने बार आप बलून में एयर अंदर बाहर डालोगे, द मेम्ब्रेन ऑफ द बलून विल नॉट बी एज रिजिड एज इट वाज इनिशियल। तो सर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक वर्ड है, अच्छे से देखना। इतना कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि कहाँ तक पूरा डक्ट जाएगी। कल आपने टर्शियरी ब्रोंकस तक लिखा था, आज हमने पढ़ा ब्रोंक्यूल्स,
और उसके आगे क्या आता है, अल्वियोलर डक्ट, ये है अल्वियोलर डक्ट। उसके आगे अल्वियोलर सैक आते हैं बहुत सारे, और उसके अंदर एक सिंगल को क्या कहते हैं, अल्वियोलाई। गैसियस एक्सचेंज अल्वियोलस में, अल्वियोलाई में होता है। दिस इज कॉल्ड एज मिनिएचर लंग्स, छोटे छोटे लंग्स अल्वियोलाई को कहा जाता है। समझ रहे हो? एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी स्टूडेंट है, और हर एक स्टूडेंट उस टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टीचर का काम है पढ़ाना, हर एक स्टूडेंट क्या है, पढ़ रहा है। मतलब ईच स्टूडेंट पढ़ रहा है, सीख रहा है। टीचर भी कभी सीखा है, टीचर ने भी कभी पढ़ा है, आज स्टूडेंट भी पढ़ रहा है। वो क्या मिनी टीचर नहीं है? क्या वो किसी और को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है? बेशक। तो क्या वो एक छोटा टीचर है? बिल्कुल। तो एक लंग्स पूरा पैकेज है, टीचर एक पूरा पैकेज है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। एवरी स्टूडेंट इज ए मिनी टीचर। इसी तरीके से लंग्स में बहुत सारे अल्वियोलाई होंगे। लंग्स अल्वियोलाई से काम करवा रहा है। लंग्स खुद ही गैसेस एक्सचेंज नहीं करता है, अल्वियोलाई से गैसेस एक्सचेंज होता है। तो अल्वियोलाई से गैसेस अगर एक्सचेंज होता है तो अल्वियोलाई ही तो है मिनिएचर लंग्स, छोटे लंग्स अल्वियोलाई को कहा जाता है। मैंने आपको लिखवाया है ये। चलो अब एक पॉइंट देखो। तो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज सरफेक्टेंट। ठीक है, सरफेक्टेंट। आपने वो सर्फ एक्सेल नहीं है, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट क्या करता है? वही है, मतलब सर्फ एक्सेल वाला ही सरफेक्टेंट यहाँ पर एक वर्ड है। ये सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर डिक्रीज करता है। सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर डिक्रीज करता है, मतलब पानी में अगर आप सर्फ एक्सेल डाल रहे हो तो वाटर का सरफेस टेंशन ये कमजोर करता है, ताकि आप जो उसमें कपड़ा डुबाओ, वो कपड़े में वो जो ये थे सोप के बबल्स थे, वो आसानी से अंदर डिफ्यूज होकर डस्ट को बाहर निकाल सके। अगर कोई चीज अंदर डिफ्यूज ही नहीं होगी तो बाहर कैसे निकाल पाएगा डस्ट को? तो सरफेस या टेंशन ऑफ द वाटर इज डिक्रीज बाय द सरफेक्टेंट। यहाँ पर एक सरफेक्टेंट है जो एक्चुअली मेम्ब्रेन को रिजिड बनाकर रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विड कैसा है? दरअसल यहाँ पर लिक्विड इन द सेंस ऑक्सीजन बाहर से यहाँ तक ट्रैवल कर आ रहा है, ब्लड के साथ ये अल्वियोलस पूरे मिक्सअप होकर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्वियोलाई है, ये अल्वियोलाई ब्लड कैपिलरी से पूरे कवर्ड अप है। मतलब ईच अल्वियोलस इज इन कंपैक्ट सेंसेशन और कंपैक्टेड बाय द ब्लड कैपिलरीज। एक अल्वियोलाई है, पूरा इसके ऊपर ब्लड कैपिलरी छाया होगा, लाओ हमारा ऑक्सीजन डिलीवर करो हम, और ये साथ में कचरा लेकर जाओ, CO2, ऑक्सीजन ले लेगा, CO2 छोड़ देगा। तो ब्लड पूरा अल्वियोलस के ऊपर कैसा रहता है? छाया हुआ रहता है, राइट। तो ये इसमें से बार बार ऑक्सीजन जाना, CO2 आना, इसकी रिजिडिटी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। इसको मेम्ब्रेन को इसको टफ बनाकर रखना पड़ेगा। इसलिए नेचर ने एक केमिकल कंपाउंड से इस पूरे एरिया को रंग दिया इन द सेंस यहां से लेकर यहां तक पूरा एक केमिकल लगा हुआ रहता है। ठीक है, कार्टिलेज के बजाय कार्टिलेज नहीं लगा सकते, क्यों? कार्टिलेज लगा दिया तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? कार्टिलेज लगा दिया तो डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता। सिंपल सा स्टेटमेंट, if you cannot enclose your eyes by the raincoat in the rainy season because you cannot see, if the bronchioles cannot be covered by the cartilage because the diffusion cannot take place, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं निकल पाएगा, ब्लड में नहीं बैठ पाएगा अगर यहाँ कार्टिलेज होता तो। So this area is your eye which cannot be protected by the raincoat, और इसके पूरा ऊपर का एरिया रेनकोट से कवर्ड अप कर दो, क्योंकि वहां पर कोई जरूरत ही नहीं है। गहराई से अच्छे से समझो। तो नीचे वाले एरिया में आइज है, नीचे वाले एरिया में ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में, तो नीचे वाले एरिया में कार्टिलेज लगाना जरूरी नहीं है, या ये आइज का पार्ट है जिसको कवर अप करना जरूरी नहीं है, तो इसको ऐसे रहने दे क्या? नो, बेटर इज वेयर ए ग्लास टू प्रोटेक्ट द एयर, टू प्रोटेक्ट द वाटर ड्रॉपलेट फ्रॉम एंटरिंग इन योर आइज। रेनकोट नहीं लगा सकते तो एक ग्लेयर्स तो लगा सकते हैं, चश्मा तो लगा सकते हैं, ताकि वाटर एंटर ना करे। जरूरी नहीं है रेनकोट से कवर अप करना है, रेनकोट से तो दिखता भी नहीं है, तो बेहतर है चश्मा लगा लें, गॉगल्स लगा लें, प्रोटेक्टेड तो रहेंगे। ठीक उसी प्रकार से कार्टिलेज नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, क्या लगा लो? एक ऐसा कंपाउंड लगाओ, एक ऐसा केमिकल का कंपाउंड सिक्रीट कर दो पूरे लेयर्स के सराउंडिंग। दिख रहा है जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है ना, ये पूरा ऐसा कंपाउंड यहाँ पर डिपॉजिटेड रहता है अंदर तरफ। इस तरफ दिखाओ तो यहाँ ऐसा एक केमिकल से पूरा लाइन लेयर्ड रहती है, ताकि यहाँ से क्या ना हो, यहाँ से
प्रॉपरली रिजिडिटी मेंटेन रहे, उसकी टफनेस मेंटेन रहे, क्योंकि उसको लाइफ टाइम फंक्शन करना है, लाइफ टाइम उसको ऑक्सीजन लाना है, ले जाना है। एंड दैट नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड एज लेसिथिन। मैं उसको डिफरेंशिएशन करके अभी लिखने वाला हूँ। उस कंपाउंड का नाम क्या है? लेसिथिन हम लिखेंगे अभी, ठीक है। सो कार्टिलेजेस इन चारों एरिया में फंक्शन करता है प्रोटेक्शन के लिए, रिजिडिटी देता है, मेंटेन रखता है टफनेस, तुमको छोड़ के जाना है जैसे पकड़ के। जैसे आप सिंपल समझो ना, किसी घर में बर्थडे पार्टी हुई है, बचपन में छोटे थे, मैं भी छोटा था, तब आप एयर उसमें फिलअप करते होंगे। जब आप रात में थक के सो जाते होंगे तो अगले दिन आपको बलून थोड़ा सा मुरझाए हुआ और कमजोर सा और छोटा सा दिखेगा। जिस दिन एक दिन पहले जैसा था ना, आपको वैसा बलून नहीं दिखेगा, थोड़ा सा एकदम छोटा होगा। और 2-3 दिन उसको वैसे ही रहने दो बलून को, आपको और छोटा दिखेगा। धीरे 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 उसका साइज रेड्यूस होते जाएगा। क्यों? उसके मेम्ब्रेन को रिजिडिटी देने वाला कोई था ही नहीं। एटमॉस्फेरिक का प्रेशर उस बलून के एयर के प्रेशर के कई गुना ज्यादा था, इसलिए बाहर का प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था और वो बलून में से एयर बाहर निकल रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे बलून छोटा हो रहा था। क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ नहीं लगेगा? फर्क कितना है, आपका बलून एयर में ऐसे ही घूम रहा था और यहाँ पर कितना है, ये छोटे छोटे जो बलून है ये एक बहुत बड़े लंग्स के अंदर घुसे हुए हैं, या बहुत बड़े बलून के अंदर छोटे छोटे बलून है, पर तब भी तो ये माइन्यूट सा बलून है जिसके अंदर एयर आती है और जाती है। तो जैसे आप बलून को बाहर रखकर कंपेयर करते हो, अगर उस बलून को यहाँ उठा के रखो तो सोचो वो बलून जो आपके कल के बर्थडे के पार्टी में काम आया था, आज उस बलून का साइज वैसा नहीं, उसका साइज डिक्रीज हो रहा है। 2 दिन और रखकर देखो और छोटा होगा, और रखकर देखो वैनिश हो जाएगा, because the atmospheric pressure is working on that balloon, which will make or which will try to reduce the size of the balloon. एक सेकंड, right. So which will try to reduce the size of the balloon in order to prevent or in order to make sure that the air should not be reduced out of the balloon. आपको कुछ ना कुछ तो वहां पर ऐसा रिजिड सब्सटेंस लगाना पड़ेगा जो बलून के मेम्ब्रेन को टफ रख सके। एक बात को समझ लो, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, इसका मतलब एयर बाहर जाना चाह रही थी, ये नहीं है। दरअसल अगर मेम्ब्रेन बलून की टफ रहती ना, तो वो बाहर के एटमॉस्फेरिक को प्रेशर को बोलता, ओए रुक जा, मुझ पर प्रेशर मत लगा, मैं ऑलरेडी टफ हूँ। बलून की मेम्ब्रेन उतनी ज्यादा टफ नहीं थी, इसलिए एयर बाहर निकल गई। अगर वो रिजिड रहता तो क्या ऑक्सीजन, क्या कोई गैस जो आपने अपने माउथ से उस बलून में फिल की होगी, वो कभी बाहर जाने की हिम्मत करता? नहीं। बलून नाम के उसके साथी ने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए एयर नाम का दोस्त उसका दुश्मन बनकर बाहर निकल गया। तो उसकी मेम्ब्रेन को रिजिड कर दो, नेचर ने वही किया। लाइफ टाइम ऑक्सीजन, लाइफ टाइम एयर आ रही है, जा रही है, चलो कार्टिलेज के बजाय एक कंपाउंड लगा देते हैं। रिमेंबर द नेम ऑफ द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज लेसिथिन। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ये क्या करता है? रिजिडिटी देता है, प्रोटेक्शन देता है, कवर्ड अप रहता है। सिगरेट स्मोकिंग में लेसिथिन कमजोर होता है। सबसे प्यारा स्टेटमेंट लेसिथिन के लिए मैं बता देता हूँ। लेसिथिन हेल्प्स द अल्वियोलाई और अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलर सैक इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये अगर मेम्ब्रेन है तो आप ये अगर आपके डक्ट्स में, अल्वियोलर सैक में, अल्वियोलाई में प्रेजेंट है, तो आपका अल्वियोलाई अच्छे से ऑक्सीजन ले सकता है और अच्छे से CO2 बाहर भी एलिमिनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक कैपेसिटी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं बोल सकता हूँ, एक्सपांड रिलैक्स, एक्सपांड रिलैक्स। मतलब एयर आ रही है, ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, और जैसी ऐसा हो रहा है CO2 बाहर, एक्सपांड हुआ ऑक्सीजन अंदर, रिलैक्स हुआ CO2 बाहर। तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा। ये लाइफ टाइम उसको, जैसा बलून है, एयर डालो बाहर निकालो, फिर डालो फिर बाहर निकालो, अल्वियोलस भी लाइफ टाइम वैसे ही करेगा। तो क्या उसको प्रोटेक्शन देना नहीं पड़ेगा अंदर से, उसको रिजिड बनाना पड़ेगा। तो लेसिथिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेसिथिन? इट हेल्प्स द अल्वियोलर डक्ट और अल्वियोलर सैक और अल्वियोलाई टू मेंटेन द रिजिडिटी सो दैट द पाथवे ऑफ एयर और द पैसेज ऑफ एयर शुड बी वेरी स्मूथ। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनमें लेसिथिन कमजोर होता है। एक डिसीज आगे पढ़ेंगे, ये लेसिथिन कमजोर होता है उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा सांस नहीं ले पाएंगे। लॉजिक लगा लो, सिंपल एक लाइन बोल रहा हूँ,
सिगरेट स्मोकिंग से ये कमजोर होगी। ये जो लेयर है, ये लेयर जो यहाँ पर अंदर तरफ रहती है, ये कमजोर होगी। अब सोचो, जितना ज्यादा अंदर स्मोक अंदर जा रहा है वो इस लेयर को कमजोर करेगा। जितना ज्यादा ये लेयर कमजोर होगी उतना ही ज्यादा इस अल्वियोलाई की रिजिडिटी खत्म होगी। जैसे जैसे इसकी रिजिडिटी खत्म होगी, ये ज्यादा एयर को अंदर लाना, और ला लिया तो वापस लेके जाना, ये इसके लिए डिफिकल्ट होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो जाएगा, मतलब ये ऐसे फूल तो जाएगा, एयर अंदर तो आ जाएगी, पर ये CO2 बाहर एलिमिनेट नहीं कर पाता। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट होने की क्षमता चली गई ना। सिंपल है, एयर जब आ रही है तब अल्वियोलस, और जैसे ही एयर CO2 बाहर जाना तब अल्वियोलस। मतलब ये ऐसा और इस तरीके से होगा। ऐसा तो हो जाएगा, बट लेसिथिन कमजोर हो जाता है तो ऐसा कभी नहीं हो पाता है, मतलब ऐसा रेयरली हो पाता है। तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्रीथिंग टेक्स प्लेस इन द स्मोकिंग पर्सन। बेसिकली आपको अच्छे से कुछ समझो तो एक्सहेलेशन डिफिकल्ट होता है स्मोकिंग वाले पर्सन में, इनहेलेशन में सांस ले लेता है, एक्सहेलेशन डिफिकल्ट होता है। क्यों? लेसिथिन वो अल्वियोलाई को वापस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। क्यों? कमजोर हो चुका है ना, आपने फूक फूक के पूरा लेसिथिन कमजोर खत्म कर दिया। अब बलून की रिजिडिटी मेंटेन करने वाला कोई कंपाउंड नहीं है। अब बलून की रिजिडिटी कमजोर करने वाला कोई भी लेसिथिन नाम का कंपाउंड गायब हो चुका है। अब तो बलून में से एयर बार बार निकलेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, आ तो जाती एयर बट बाहर नहीं निकल पाती। चलो इसको आगे फिर से समझेंगे हम लास्ट एंडिंग टॉपिक में, बट अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। अब लास्ट स्टेटमेंट, म्यूकस जो आप शब्द सुनते हो, जो पैथोजन इन्फेक्शन डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करता है, अगेन द म्यूकस एंड वेयर द कार्टिलेज एंड। बेसिकली यहां तक जो गॉबलेट सेल्स रहते हैं वो यहीं तक रहते हैं, बिकॉज आगे जाकर अगर म्यूकस आता है तो आपको डिफिकल्टी होगी। किस लिए? गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, क्योंकि वहां पर कोई और बैठा है आपके साथ डिफ्यूजन करने के लिए। सपोज ये आपका स्कूल का रास्ता है ऊपर से यहाँ तक, चलो सही है। क्लास के गेट तक अगर मम्मी आपको डिलीवर करने आ रही है तो कोई बुराई नहीं है। क्यों? मम्मी प्रोटेक्ट करेगी कि मेरे बच्चे का कोई टिफिन कोई और ना खा ले, ठीक है, कोई और आकर इस पर हमला ना बोल दे, मम्मी प्रोटेक्ट करेगी। तो स्कूल से लेकर क्लास के दरवाजे तक मम्मी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। बट क्लास के अंदर आ रही है तो फिर क्या मम्मी भी साथ में पढ़ाई करेगी? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल? नहीं सर, ये गलत होगा। तो मम्मी को गेट तक लाना, क्लास के गेट तक, क्या गेट के अंदर लाना सही है? ठीक उसी तरीके से म्यूकस सिक्रीटेड बाय द गॉबलेट सेल्स क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। किसको? ऑक्सीजन आप हो, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ कोई गलती ना हो जाए, ऑक्सीजन आप हो, आपके साथ साथ कोई बैक्टीरिया आकर इस अल्वियोलाई में ना आ जाए, फिर तो वो ब्लड में जाएगा और ब्लड उस बैक्टीरिया को पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये तो गलत हो गया। मतलब मम्मी नहीं चाहती है कि आपके साथ क्लास में और कुछ गंदी आदतें जाएं। क्या पता आप क्लास में से कोई आपको रास्ते में डिस्ट्रीब्यूट कर, कोई रास्ते में आपको इन्फेक्ट कर दे, रास्ते में, फिर तो आप इन्फेक्टेड क्लास में जाओगे और सब में बुराई फैलाओगे कि मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ। तो क्या मम्मी आपको ऐसे ही छोड़ेगी? पूरे एरिया में ऊपर से यहाँ तक टर्शियरी ब्रोंकस तक म्यूकस रहता है। क्यों? क्योंकि ये रास्ते में डिफ्यूजन नहीं हो रहा है और ये रास्ते में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ये ऊपर से ऑक्सीजन ला रहा है। तो यहाँ तक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ तक क्या रहते हैं? गॉबलेट सेल्स विच सिक्रीट द म्यूकस। यहाँ से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल, लगभग यहाँ तक टर्शियरी ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल का कुछ हिस्सा, इसको टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहा जाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल मतलब जहां ब्रोंक्यूल एंटर खत्म हो रहा है वहां, ब्रोंक्यूल का इनिशियल हिस्से तक, बट यहीं तक म्यूकस रहता है। क्यों? मम्मी अगर इसके आगे भी आ रही है, म्यूकस अगर इसके आगे आ रहा है, समझ रहे हो? अच्छे से समझो, म्यूकस अगर इसके आगे आ रहा है एयर के साथ साथ, तो पढ़ाई कैसे होगी? मम्मी अगर अंदर आ गई तो हमको डिस्टर्बेंस होगा, यानी कैसे पढ़ाई करोगे? ध्यान तो मम्मी के ऊपर जाएगा, उद्या काय बनवशील माझ्यासाठी, समझ रहे हो? अगर म्यूकस यहाँ से आया और म्यूकस ये पूरे अल्वियोलाई के ऊपर बैठा हुआ है, मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा, तो ऑक्सीजन बोलेगा डिफ्यूजन कहाँ से करूं? ब्लड में कहाँ से बैठूं? तुम यहीं तक खत्म हो जाओ। जितना भी प्रोटेक्शन करना है, जितने भी पैथोजन, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया सब पकड़ना है, ऊपर वाले एरिया में पकड़ो, यहाँ अंदर मत आओ। ये मेरा इलाका है, ये मेरा एरिया है। वहां पर क्लास में पढ़ाई करता है बच्चा, लेकिन यहाँ पर
ब्लड के साथ डिफ्यूजन करेगा कि ये लो ऑक्सीजन में लाया हूँ। ऑक्सीजन नहीं चाहता कि यहाँ पर म्यूकस आए, यहाँ एम से म्यूकस है, आपके एग्जाम्पल में एम से माँ है, करेक्ट। तो यहाँ जो एम से म्यूकस है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है ताकि इन्फेक्शन ऑक्सीजन जो आप हो या पूरे एयर के साथ साथ जो इन्फेक्शन कॉज हो रहे हैं उसको ट्रैप कर लूं। मेरे बच्चे को जो हानि दे रहा है ना, उसको म्यूकस नाम की मदर प्रोटेक्ट कर लेगी कि आ जाओ तुम मेरे पास आ जाओ, उसको दबा देगी और खत्म कर देगी। म्यूकस के पास एबिलिटी रहती है कि वो सब्सटेंस को या इन्फेक्शन को ट्रैप कर ले, आगे नहीं जाने देती है। ट्रैप कर लिया, बट यहाँ पर भी अगर म्यूकस आ रहा है तब क्या होगा, तब ऑक्सीजन बोल रहा है तुम यहाँ पर भी हो गए, पहले तुम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्या, जो मेरे साथ क्लास में भी प्रोटेक्ट करोगे मुझे, चलो बाहर रहो। तो इस एरिया में म्यूकस नहीं रहता है। क्या आपको समझा? हाँ सर। हाँ सर। किसी को भी डाउट है? नहीं सर। आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है। सो टू थिंग्स वी हैव लर्न, वेयर डज द कार्टिलेज एंड एंड वेयर डज द म्यूकस सिक्रीशन स्टॉप। तो कुछ टर्शियरी ब्रोंकस तक ही कार्टिलेज रहेगा और यहीं तक ही म्यूकस सिक्रीशन रहेगा। इसके आगे म्यूकस नहीं रहता है, इसके आगे म्यूकस खत्म हो जाता है यहाँ से। क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर म्यूकस आ जाता है तो डिफ्यूजन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। डिफ्यूजन होने में तो क्या होगी, दिक्कत होगी, प्रॉब्लमेटिक होगा, राइट। चलो, तो अगर किसी को डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो हमने क्या देखा, दो पार्ट है, यहां से लेकर यहां तक को कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये रास्ता है जहां तक मम्मी आएगी। इसके बाद दरअसल असली